नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने ब्लूप्रिंट के विषय में अध्ययन किया था और अब हम अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। आगे अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण, जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दी गई है। इस ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण और इन उद्देश्यों की व्यवहारिक विधियां या व्यवहारिक प्रयोग में किस तरह से लाया जाता है, जिसमें रॉबर्ट मेगर उपागम, रॉबर्ट मिलर उपागम और RCEM उपागम, इन सभी का अध्ययन करेंगे। अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण। अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर BS ब्लूम ने दिया है। इन्होंने 1956 में शिकागो यूनिवर्सिटी में रहकर इन उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। इनका पूरा नाम है डॉक्टर BS बेंजामिन ब्लूम, डॉक्टर बेंजामिन S ब्लूम। इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया है, यानी ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य जो है वो वर्गीकरण किए। 6 उपवर्ग हैं इनके, और इनका जो संबंध है वो सूचना एकत्रित करने से होता है कि आप किस प्रकार से सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। तो नॉलेज के माध्यम से कर सकते हैं, यानी आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक कर लें, करंट नॉलेज चेक कर लें। इसके लिए आप क्या करेंगे, जनरल चीजें क्वेश्चन करेंगे और उसके आंसर से आप ये जान जाएंगे कि इसकी नॉलेज इतनी है। या नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी जगह से ले सकते हैं, चलते फिरते भी ले सकते हैं। अवबोध स्तर, इसमें थोड़ा सा बच्चे को समझ के आधार पर काम करना होता है। शिक्षक हो या छात्र हो, वो काम करे जिसमें थोड़ा दिमाग का प्रयोग हो। जैसे मैंने किसी चीज को इलेबोरेट करने के लिए कह दिया, ऐसे लिखने के लिए कह दिया, या समरी लिखने के लिए कह दिया, व्याख्या करने को कह दिया, भावार्थ बताइए, तो यहाँ बच्चा अपनी समझ के आधार पर व्यक्त करेगा, अपनी फीलिंग्स को भी व्यक्त करेगा। प्रयोग, कुछ काम करने के लिए दिया जाता है, करके सीखना, एक्सपेरिमेंट करें, एप्लीकेशन करें उन चीजों का। आप उनको ऐसी वस्तुएं प्रोवाइड करें जिनका प्रयोग किया जाए। एनालिसिस, एनालिसिस के आधार पर भी उसी सूचनाएं प्राप्त होंगी। संश्लेषण के आधार पर भी सूचनाएं प्राप्त होंगी, यानी यहाँ उसने क्या किया, एक वस्तु थी या एक पौधा है, अगर वो इस पौधे के विषय में आपको पढ़ाना है तो उस पौधे के आप भागों में विभाजित कर दीजिए और एक एक भाग को समझाइए। एक एक भाग से संबंधित सूचनाएं आप ले सकते हैं या छात्र को दे सकते हैं। तो पहले आपने फूल के बारे में बताया, फिर पत्तियों के बारे में बताया, फिर उसकी जड़ों का बताया, उसमें फल आते हैं तो उसका बताया। तो आपने क्या किया, एक पौधे का पूरा विश्लेषण कर दिया। संश्लेषण, आपने जो नॉलेज कलेक्ट करी, कहीं से फील्ड वाली नॉलेज, सोशल नॉलेज, पारिवारिक जो ज्ञान है, विषय वस्तु का ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, सारी चीजों को आपने जोड़कर एक सिस्टमेटिक वे में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट इन सारी चीजों का आपने मूल्यांकन किया। आप मूल्यांकन के आधार पर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, कैसे, इवैल्यूएशन करके।
कहीं गए आपने, वहां से इवेल्युएट करते हुए कुछ जानकारी हासिल। कॉम्पिटिशन में आपसे 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो वी.एस. ब्लूम ने किया। क्या नाम था पूरा? बेंजामिन एस. ब्लूम है। किस सन में दिया? 1956 में दिया। कहाँ के निवासी थे? शिकागो। और किस यूनिवर्सिटी में रहकर काम किया? तो शिकागो विश्वविद्यालय। ज्ञानात्मक पक्ष के उपवर्ग कितने हैं? तो 6। ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है, ज्ञानात्मक पक्ष के निम्न स्तर का उद्देश्य बताइए। तो वो है ज्ञान। उच्च स्तर का तो ये है मूल्यांकन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसी तरह से भावात्मक पक्ष में देख लीजिए, ब्रेथवाल ने दिया है, 1964 में दिया है। इसके भी 6 पक्ष है। आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्ययीकरण, व्यवस्थापन या संगठन और चारित्रीकरण। इसमें आप रिसीविंग कर सकते हो, रिस्पॉन्डिंग कर सकते हो, वैल्यूइंग कर सकते हो, कॉन्सेप्टलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन। इनसे संबंधित उद्देश्यों का निर्माण करेंगे और उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? तो इनमें से 3 दे दिए और चौथा किसी और का डाल दिया। या भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का निर्माण किसने किया है या किसने दिया है, प्रवर्तक कौन है? तो क्रॉथवेल। इस सन में 1964 में। ये सभी अवरोही क्रम में लगे हुए हैं। निम्न स्तर का कौन सा है? आग्रहण। और उच्च स्तर का कौन सा है? तो चारित्रीकरण। जो जो चीजें आपने पढ़ाई उनको रिसीव करना, या आपने कहीं से कोई नया ज्ञान मिल रहा है तो आपने एक्सेप्ट किया उसको, उसी आधार पर आपने क्या किया? रिस्पॉन्ड किया। जहां जहां से आपने ज्ञान लिया है, अब उस ज्ञान का आप क्या करेंगे? किसी को जब रिस्पॉन्स करेंगे तब उसमें यूज होगा। यानी आप उत्तर दे सकते हैं तो उस समय आपकी लैंग्वेज काम आ जाएगी। किस तरह से आप उत्तर देते हैं, छात्र से किस तरह से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट यानी आप रिलेशन, एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करके बता रहे हैं, तो उसको 2 कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे, उनमें अंतर क्या है ये जान पाएंगे, उसमें अलगाव क्या है, विश्लेषण क्या है ये जान पाएंगे, प्रदर्शन कैसे किया जाता है ये भी जान पाएंगे। इन सारी चीजों से क्या होगा? एक चरित्र का निर्माण होगा। और कौन सा चरित्र? एक अच्छा चरित्र। अच्छे मूल्यों का विकास करके एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। मनोगत्यात्मक जो पक्ष है या क्रियात्मक पक्ष है या साइकोडोमेन भी कहते हैं इसको, साइकोमोटर डोमेन, इस उद्देश्य को सिम्पसन ने 1969 में दिया। ये या इन उद्देश्यों का संबंध जो है व्यावहारिक कार्यों से होता है, अभ्यास संबंधी कार्यों से, प्रैक्टिस। अब व्यावहारिक कार्यों से होता है तो कैसे होगा कि जिस तरह का आप स्टिमुलस देंगे उसी तरह से कार्य होगा। एसआर थ्योरी दी गई है पूरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इसको आगे पढ़ेंगे हम। 2 प्रकार से दिया जाता है, बाह्य उद्दीपन, आंतरिक उद्दीपन। एक्सटर्नल स्टिमुलस और इंटरनल स्टिमुलस। एक्सटर्नल जो बाहर से कुछ चीजें, वस्तुएं या मोटिवेशन या कुछ भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो सकता है, और आंतरिक यानी स्वयं से, खुद से।
लेने हैं तो किसी दूसरे की चीज का, जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं या बुरे काम हो रहे हैं उसको आपने अनुकरण कर लिया, सीख लिया। या ओवर रिपीटेशन भी हो सकता है, बार बार उसी काम को करे जा रहे हैं, तब भी आप सीख लोगे। और इन्हें सीखने के बाद में क्या होगा, किसी कार्य के प्रति, किसी कार्य को करने के लिए उसी तरह की धारणा हो जाएगी। यानी कभी कभी आपने देखा है बड़े लालायत होते हैं कि सर ने क्वेश्चन पूछा है और मैं सबसे पहले आंसर दे दूं। तो ये क्या था, क्वेश्चन पूछने से पहले ही उसने आंसर देने की सोच ली, ये आंतरिक उद्दीपन। और अपने कंटेंट को पढ़ाने के बाद अच्छी परफॉर्मेंस की अपेक्षा रखना और उसके लिए कुछ गिफ्ट दे देना या शाबाशी देना, ये बाह्य उद्दीपन। इसी आधार पर कार्य करते हैं, जैसे किसी के निर्देशों का पालन कर सकते हो आप, चयन कर सकते हो उन चीजों में से, और या फिक्सेशन भी कर सकते हो, स्त्रीकरण, कि आपको ये काम करने करने, ये कौशल आधारित है। कार्य कराने के ये 3 फंडे हैं, या तो आपने किसी को आदेश दे दिया उसे पालन करना, या उसमें से जो बहुत सारे बच्चे थे उनमें से किसी 2 बच्चे को छांट लिया कि ये बच्चे काम कर देंगे, और फिक्स कर दिया फिर उन्हीं बच्चों को, आज से तुम इन कामों को करोगे। कंट्रोलिंग यानी पालक अपनी क्रियाओं एवं गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। कैसे रखता है, शुद्धता के माध्यम से और पुनर्निर्माण, रिप्रोडक्शन। शुद्धता, प्रिसीजन या रिप्रोडक्शन, इन दोनों चीजों के माध्यम से कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। और जब नियंत्रण कर लेगा तो एडजस्ट हो जाएगा, और एडजस्ट होने पर वो क्या करेगा, क्रमबद्धता या संगति, सिस्टमेटिक हो जाएगा, कोई अनवांटेड काम नहीं होगा, काम करने के भी तरीके उसके सिस्टमेटिक होंगे, सीक्वेंस में काम होंगे, या सीक्वेंस लगाने को भी दे सकते हैं बच्चों को, सीक्वेंस में बिठा सकते हो, कॉपी चेक कर सकते हो, एग्जाम में सीक्वेंस से बैठा सकते हो, कई सारी चीजें। संगति, अच्छे बच्चों की संगति करने के लिए, अच्छी आदतों के लिए अच्छे लोगों का साथ होना जरूरी है। तो यहाँ आपने क्या किया, अच्छे अच्छे बच्चे छांटे और उन बच्चों को आइडियल बनाकर दूसरे बच्चों को भी जो थोड़ी गलत आदतें थी उनको एक आइडियल के फॉर्म में उनके आगे प्रस्तुत किया और उनसे कहा कि इनकी जो अच्छी आदतें हैं इनको आप फॉलो करिए। इसके साथ साथ क्या होगा, स्वाभाविकता, उनकी एक आदत बन जाएगी और उस आदत के आधार पर वो कार्य करेंगे। लेकिन कुछ लोग नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया और करना शुरू हो गया, कुछ लाख प्रयत्न करने के बाद भी नहीं करते हैं। सुधारा उनको जा सकता है जो खुद से सुधरते हैं। तो खुद से सुधरना मतलब आंतरिक उद्दीपन, ये यहाँ काम आ जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो उसमें आदत निर्माण बन गई। बालक क्या करेगा, उसी जीवन शैली के आधार पर वो कार्य करना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, उद्दीपन 2 प्रकार के, बाह्य उद्दीपन और आंतरिक उद्दीपन। उद्दीपन के आधार पर कार्य करेगा, उसी तरह से नियंत्रित होना, फिर समायोजन हो जाना, और समायोजन होने के बाद उसका स्वभाव उसी तरह का बन जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो नेगेटिव की तो यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती है, पॉजिटिव स्वभाव की या नेचर की अपेक्षा रखते हैं, और उसी तरह से बच्चों की आदतों का विकास किया जाए। तो ये थे अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिसमें से मेन है ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। ये हर कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। इनके जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनको आप ध्यान से पढ़िएगा, और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जिससे दूसरे बच्चों को भी लाभ मिल सके। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इस
इसके बाद हैरो का क्रियात्मक वर्गीकरण है जो 1972 में दिया गया है, और इसके क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य हैं: पहला, सहज क्रियात्मक अंग संचालन। सहज क्रियात्मक अंग संचालन मतलब मूवमेंट, यानी कुछ मूवमेंट ऐसे कराए जाए, कुछ ऐसे कार्य कराए जाए जिसमें उनके अंगों का संचालन हो। जैसे आपने कठपुतली वाला देखा है, तो छोटे बच्चों को सिखाने के लिए वो कठपुतली वाला जो नुक्कड़ नाटक होता है वो बहुत अच्छा है। उसमें वो डांस करके भी दिखाती है, किसी कल्चर को भी प्रेजेंट करती है। तो इस तरह से आप लड़ाई झगड़े का भी करते हैं, वो कुछ अच्छे मूवीज वगैरह की एक्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये सहज क्रियात्मक अंग संचालन होता है। इसमें पर्सनैलिटी रियल में किसी और की होती है और मुखटे किसी दूसरे के पहन के या रोल प्ले करते हैं। तो सहज यानी सरल सी कोई क्रिया करा सकते हो। शारीरिक योग्यताएं, शारीरिक योग्यताएं यानी फिजिकल एबिलिटी के अनुसार किस बच्चे में कौन सी योग्यता है, पहले आप ये छांटेंगे, उसी योग्यता के अनुसार उसको कार्य कर देंगे। जैसे किसी बच्चे की लेखन शैली अच्छी है, किसी की भाषण शैली अच्छी है, किसी का गाइडेंस स्किल अच्छा है, या किसी की कैलकुलेशन अच्छी है, या किसी की वेटिंग, वेटिंग से मतलब यहाँ वेट वजन उठाने की क्षमता अच्छी है, कोई अच्छा प्लेयर है, कोई अच्छा क्रिकेटर है। तो ये फिजिकल योग्यता है उनकी, डांसिंग में, म्यूजिक में, क्राफ्ट में, तबला में, वादन में, किसी भी क्षेत्र में। तो इन उद्देश्यों का जो थोड़ी सी उनमें एबिलिटी है, उनका विकास आगे कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ उद्देश्य निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट है आपकी प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, परसेप्चुअल एबिलिटीज, यानी आप प्रत्यक्ष जो भी करवाएंगे, प्रत्यक्ष एबिलिटी करंट में तुरंत तत्काल कितना कर सकता है। तो उसके लिए आपने क्या किया, अगर कुछ वर्ड दे दिए, कुछ वर्ड बोल दिए, आप रिपीट करा के उनसे पूछ सकते हैं। कोई बस पिक्चर दिखा दी और उसके बाद उनसे पूछ लिया क्या इस पिक्चर में आपने क्या देखा, इससे क्या सीखा। तो ये प्रत्यक्षीकरण है, यानी प्रत्यक्ष में उनको दिखाकर उनकी एबिलिटी को पहचान, जो जो योग्यता है उनका आगे विकास। कौशल युक्त अंग संचालन, कौशल युक्त अंग संचालन, स्किल बेस्ड, स्किल बेस्ड जो मैंने अभी बताया था आपको कि किसी के लेखन शैली अच्छी है, किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, किसी का राइटिंग स्किल अच्छा है, किसी का कहना चाहिए स्पीच, स्पीच वाला अच्छा है, कोलैबोरेशन स्किल होता है वो भी अच्छा है, ब्लैक बोर्ड स्किल अच्छा है, क्वेश्चनायर स्किल अच्छा है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, इनसे संबंधित हम उद्देश्य बच्चों में विकसित कर सकते हैं। सांकेतिक संप्रेषण, ये आपके मुख्य बधिर स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वहां पर आप सिंबॉलिक यानी नॉन डिस्क्राइब कम्युनिकेशन, जहां आप केवल संकेतों में, सिंबॉलिक फॉर्म में ही कम्युनिकेट करते हैं। आप इशारों में बता देते, आपको बोलना नहीं होता है, आपकी आवाज नहीं आएगी। जैसे बहुत से अपनी आंखों की लैंग्वेज से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये थी आपके हैरो का क्रियात्मक वर्गीकरण जो 1972 में दिया गया था। इन्होंने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य, यानी ये किससे रिलेट कर गए, सिम्पसन के वर्गीकरण से। किससे, सिम्पसन के, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का पीछे भाग था उसके तीसरे वाले भाग से। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भी। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, उद्देश्यों की जो व्यवहारिक विधियां हैं कैसे प्रयोग में लाई जाएंगी, इससे संबंधित ये स्लाइड है। तो व्यवहारिक यानी कि आपने क्या किया है, जो भी उद्देश्य थे तो वहां तो हमने पढ़ लिए, लेकिन हम अपने बिहेवियर में कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, शिक्षण क्रियाओं, टीचिंग प्रोसेस को सुनिश्चित करेंगे। स्पेसिफिक बना सकते हैं इसके द्वारा, दूसरों से अलग, क्या कुछ अलग है तुम्हारा। छात्र व्यवहारिक रूप में लिखने से क्या होगा, छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन का पता लग जाएगा।
छात्रों के व्यवहारिक रूप में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन का पता लगाने के लिए हम इन्हें लिखते हैं। निश्चितता आ जाती है डेफिनेटली कि हाँ अब ये बच्चा इस काम को नहीं करेगा। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से क्या होगा, तो शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्य केंद्रित बनाया जा सकता है। जो हमारी टीचिंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाएगी कि हमको इस ऑब्जेक्ट पे काम करना है, जैसे ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना है या भावात्मक पक्ष का विकास करना है या क्रियात्मक पक्ष का विकास करना है। हमको करना है क्रियात्मक का और लगे पड़े हैं उसमें ज्ञानात्मक पक्ष में, तो ऐसे नहीं होता। क्रियात्मक पक्ष का विकास करना है तो आपको कुछ न कुछ क्रियाएं देनी होंगी बच्चों को। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखेंगे और उससे क्या होगा कि वो बैलेंसिंग संतुलित बनी रहेंगे। मापन और मूल्यांकन करने में भी आसानी होती है। ऑडियो विजुअल एड्स भी हम इसकी सहायता से अपनी टीचिंग में यूज कर सकते हैं, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो इसके द्वारा हम बच्चों को अधिक से अधिक सिखा सकते हैं। ये 3 विधियां हैं। पहली है उसमें रॉबर्ट मेगर उपागम 1962 में दिया, और ये ब्लूम के ज्ञानात्मक भावात्मक 2 पक्षों से मिलता है। इन्होंने ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष को आधार मानकर उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा। मेगर ने इसके 3 मानक बताए थे। जैसे आपको अगर किसी बच्चे को कुछ वैज्ञानिक कंटेंट के विषय में बताना है तो आप क्या करेंगे कि विज्ञान की वाटिका में ले जाएंगे। उससे क्या होगा, बच्चा खुद देखेगा, देखने के बाद खुद पहचानेगा, खुद ही सीखेगा और अगली बार उसको दूसरों को बता पाएगा। कार्य प्रक्रिया एक्शन वर्ब का प्रयोग करना, क्यों, जैसे बच्चे का पता लग जाए कि क्या कर सकते हैं ये बच्चे, कितनी योग्यता है। जैसे मापन करना सिखाना है तो आप क्या करेंगे, उनसे कुछ मापने को दे देंगे। अब वो ठीक ठीक माप रहे हैं या उसमें कुछ गलतियां कर रहे हैं तो दोबारा से माप करने के लिए कहिए। पढ़ना, वर्गीकरण करना, इस तरह के कार्य आप दे सकते हैं। निष्पत्ति अचीवमेंट का निम्नतम स्वीकार्य स्तर होता है, और इससे अंतिम व्यवहार कैसा होना चाहिए। अंतिम व्यवहार से क्या अर्थ है या क्या मतलब है, तो आपने जो सिखाया है उसको सीखने के बाद या सिखाने के बाद उस बच्चे का व्यवहार कैसा है, कोई चेंजिंग आई या नहीं आई। तो मेगर द्वारा प्रतिपादित जो कार्य सूची है या जो क्रियाएं हैं वो क्या है, तो इन्होंने क्या किया था कि ब्लूम की जब टैक्सोनॉमी को आधार माना तो ब्लूम के ही जो 6 उपवर्ग थे उनको अपने उद्देश्यों में सम्मिलित किया। उनका पहला था ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। जैसे आपको ज्ञान के लिए क्या करना है, ये परिभाषाएं बता सकती हो, कुछ चयन करवा सकती हो बच्चों से, स्टेटमेंट कुछ कथन लिखवा सकती हो, कोई माप छोटी मोटी माप करने के लिए कह दीजिए, या सूची लिस्ट बनाने के लिए दीजिए, रिकॉल करा सकते हो चीजों को। रिकॉग्निशन भी इसी के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछे कि रिकॉल या रिकॉग्निशन कौन से उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, तो ज्ञानात्मक, यहाँ एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। दूसरा बोध स्तर, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन से मतलब है व्याख्या करवा लीजिए, इलैबोरेट करना किसी का, इंटरप्रेट करा सकते हो, अर्थापन, अर्थ लिखवा लीजिए। कुछ बच्चों से कहिए कि इसका अर्थ लिखकर बताएं, एक्सप्लेन करवाएं, अनुवाद करना सीख जाएंगे, ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। प्रतिपादन, वर्गीकरण,
प्रेजेंट करना। आप इसमें क्या करेंगे, संकेत क्लू दे देंगे, इंडिकेट कर दीजिए ऐसे ऐसे करना है। निर्णय लेना, डिसाइड करने के लिए कह दीजिए कि आप डिसाइड करके मुझे बताएं इतनी देर में कि इस काम को कौन करेगा। चयन करना, टू सेलेक्ट, जो भी डिसाइड किया उसमें से जो चुनिंदा है उनको सिलेक्ट कर लीजिए। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आप क्या करवाएंगे, गणना करवा सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, असेस कर सकते हो या पूर्व जांच। डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ प्रदर्शन करवा लीजिए, जैसे कुछ डांस के बच्चे हैं तो आप उन्हें एक सॉन्ग का जो पहला पार्ट है एक कड़ी का उससे छोटा सा करवा लीजिए, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि इस बच्चे का डांस अच्छा है। उपयोग करवा लीजिए, किस चीज का क्या उपयोग है, क्या यूज है इनके बताइए हमको। कुछ बनवा सकते हैं, कुछ फाइंडिंग, उनसे फाइंडिंग निकालने के लिए दीजिए। विश्लेषण में एनालाइज करा लीजिए, डिवाइड करवा दीजिए, कंपैरिजन कराइए, आलोचना करते हैं, अलग करना, भेद करना, डिस्क्रिमिनेट, दो चीजों में भेद कर रहे हैं, ये दो सेम वस्तुएं हैं इनमें लेकिन कितना अंतर है। पजल्स में आपने देखा होगा कि दो सेम पिक्चर बनी होती है और उनमें से कुछ एक के पार्ट्स गायब होते हैं, दूसरे के नहीं होते, तो आप उसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या भेद है। अलग करना, जैसे आपके एक क्वेश्चन के जो 4 ऑब्जेक्ट दिए होते हैं या 4 ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन में से 3 एक सिमिलर है और एक किसी का अलग है, आपको उस अलग को छांटना होगा। ये निष्कर्ष, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं। किसी का संश्लेषण है तो संश्लेषण में आप क्या करेंगे, वाद करवा दीजिए, निष्कर्ष निकलना, कोई चीज है उसको व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करवा दीजिए बच्चों से, तो वो ऑर्गेनाइज करना सीख लेंगे। चैनलाइजेशन करवाइए, एक मैंने बता दिया अब इसी के जैसा तुम दूसरा लेके आओ। समराइज, आपने क्या किया, कई कंटेंट पढ़ा दिया, अब आप उससे पढ़ाए हुए कंटेंट की समरी लिखवा लीजिए और जो समरी उनने लिखी है उसमें से सेलेक्ट किसका बेस्ट है। मूल्यांकन, मूल्यांकन में आप क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, जो कमियां हैं उनको अवॉइड करेंगे या क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आलोचना करना, बचाव करना और पहचानना। तो ये थे आपके ज्ञानात्मक पक्ष के। इसी तरह से भावात्मक पक्ष के आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्यक्षीकरण। आग्रहण में स्वीकार करना, ग्रहण करना, सुनना, कथन करना, जो जनरल छोटी छोटी चीजें हैं, नाम देना किसी चीज को, ये पर्टिकुलर क्या चीज है या इसका नाम क्या है, इनसे आप क्या रिसीविंग करना सीख जाएंगे। रिस्पॉन्डिंग, उत्तर देना, कथन भी कर सकते हैं। लिस्ट बनवा लीजिए, बनी हुई लिस्ट में से छांट लीजिए, चयन कर लीजिए, लिखवा लीजिए, कुछ कुछ लिखने को दे दीजिए। आलेख, आलेखित करना, रिकॉर्ड मेंटेन करवा सकते हैं। इनसे क्या होगा, तीसरा अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, यानी वैल्यू डेवलप करने के लिए, कुछ बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करने के लिए सबसे पहले आप स्वीकार करवाएंगे कि आप में कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन कौन सी खराब आदतें हैं, पहचान करवा सकते हैं। पार्टिसिपेट करवा दीजिए, इंडिकेट, डिसीजन लेना, क्या इफेक्ट होंगे ये जान सकते हैं। अटेंशन, कैसे काम किए जाए कि तुम्हारी तरफ ध्यान आकर्षित हो। प्रत्ययीकरण, प्रत्ययीकरण से क्या होगा, संबंध स्थापित होगा, कोरिलेट।
अंतर कर सकते हो, दो चीजों में विश्लेषण कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो और तुलना कर सकते हो। व्यवस्थापन या संगठन, व्यवस्थापन या संगठन में आप निर्णय ले रहे हैं, वो रिलेट कर रहे हैं, डिटर्मिनेट कर रहे हैं, या कुछ बनाना सिखा रहे हैं बच्चे को, कुछ उत्पादन करवा रहे हैं, प्रोडक्ट कुछ प्रोड्यूस करवाइए, ये सिखा सकते हैं। एसोसिएट कर सकते हैं दूसरी चीजों के साथ, साहचर्य स्थापित करना, उसी के जैसी कुछ और अन्य वस्तुएं दे दी और उनसे उसको मिलाई। इन सारी 5 ऑब्जेक्ट के बाद छठवें का जो निर्धारण है वो चारित्रीकरण है। इतने उद्देश्यों के बाद उस बच्चे का चरित्र निर्माण करना है, तो उसके लिए आप अच्छी अच्छी चीजों को विकसित करना, अच्छी आदतों की पुनरावृत्ति करवाना, जो अच्छी आदतें हैं या अच्छे कार्य हैं उनको पुनः करवा दीजिए, बार बार करने को। बार बार करने से क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। जो वो कम लिखना जानता था वो अच्छे से लिखना सीख जाएगा, जो लिस्ट बनाना नहीं जानता था वो लिस्ट बनाना सीख जाएगा। कभी उसके सामने कोई चैलेंजिंग आएंगे तो उनको फेस करना सीख जाएगा। जैसे एनसीसी और एनएसएस वाले बच्चे होते हैं तो उनको ये ट्रेनिंग पहले से दी जाती है, वो अच्छे से फेस कर लेते हैं। पार्टिसिपेट करने जो अच्छे जाते हैं प्रैक्टिस करके वो जीत कर आते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से उस चीज को फेस किया है। अचानक कोई परिस्थिति आ जाती है तो उसे फेस करना सीख जाते हैं। तो ये थे आपकी ज्ञानात्मक और भावात्मक के उद्देश्य, और इन उद्देश्यों के आधार पर आप बच्चे में अपेक्षित परिवर्तन ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो प्राप्त उद्देश्य थे कि बच्चों को अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है, उसके लिए उद्देश्यों को वर्गीकृत किया गया था कि इन कार्यों के द्वारा हम बच्चे में अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं। इसी से संबंधित आगे मैं पढ़ूंगी रॉबर्ट मेगर उपागम विधि। इसे रॉबर्ट मेगर द्वारा 1962 में दिया गया था। इन्होंने सबसे अधिक बल दिया है ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने पर, और ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्यों को आधार मानकर अपने उद्देश्यों को लिखने का प्रयास किया है। मेगर ने 3 मानक बताए थे। उन 3 मानकों में आप एग्जाम्पल के रूप में या आपने जो कार्य किया है क्या मेजर करना चाहते हो उसके रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले आप बालक में जिन परिस्थितियों में व्यवहार वो कर रहा है, किसी कारण से अगर बच्चा हंस रहा है, रो रहा है, लड़ रहा है, चोरी कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है और उसका अंतिम व्यवहार किस तरह का है। यदि आपको बच्चे को कुछ अच्छा सिखाना है, किसी शहर के बारे में बताना है, किसी इंडस्ट्री के बारे में बताना है, किसी पार्क के बारे में बताना है, किसी वाटिका के बारे में बताना है, कोई वैज्ञानिक चीज सिखानी है, तो आप क्या करेंगे, वैज्ञानिक लैब में ले जाइए, पार्क में ले जाइए, इंडस्ट्री में ले जाइए, एक तरह का मतलब भ्रमण करा दीजिए तो वो बच्चा आराम से सीख लेगा। दूसरा एक्शन वर्क यानी कार्यपरक क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि बच्चे क्या करने में समर्थ हैं। लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, किसी चीज का मेजरमेंट कर सकते हैं या पढ़ा सकते हैं, जो कार्य वो कर सकते हैं उसको देखिए कराते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि जो भी अचीवमेंट है उसका लोअर लेवल यानी सबसे निम्नतम स्तर का क्या है, प्रीवियस नॉलेज जो है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि अंतिम व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप उस बच्चे में क्या देखना चाहते हो।
यानी आपने जो विषय वस्तु पढ़ाई है, आप यही तो अपेक्षा करेंगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे को 100% समझ में आ जाए। इस उद्देश्य से हम पढ़ाते हैं। तो आप उस बच्चे में अगर 100% या 100% देखना चाहते हैं तो अंत में उस चीज का इवैल्यूएशन कीजिए। ये थे इसके मान। इन्होंने क्या किया कि इससे संबंधित कुछ क्रियाएं बताई। तो जो उनका ज्ञानात्मक उद्देश्य था उसमें उन्होंने कहा आप बच्चे को डेफिनेशन के माध्यम से सिखा सकते हो, कुछ सेलेक्ट करके सेलेक्टिव चीजों को बताकर बता सकते हो, कुछ मेजरमेंट करा सकते हैं, कुछ लिस्ट दे सकते हो बच्चों को, इन सेंटेंसों को आप याद करके आए, 10 वर्डों की लिस्ट दे दो, टेबल दे दिए, कैलकुलेशन के लिए कुछ वर्ड दे दिए, ऐसा काम करा सकते हैं। रिकॉल करा सकते हो, आपने पहले कभी कोई काम कराया है उस कार्य को पुनः रिकॉल करा दीजिए। इसके आधार पर भी आप आराम से बच्चे को जो उद्देश्य है ज्ञानात्मक उनको प्राप्त कर सकते हैं। लिखना, पढ़ना, पहचानना, गिनना, मापना, ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी उनकी नॉलेज बेस्ड जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, उसको आप डेवलप कर सकते हो। दूसरा उन्होंने कहा बोध स्तर के लिए, बोध स्तर के लिए बताया है, सेकंड है ये, आप क्या करेंगे थोड़ा सा उसमें ज्ञान स्तर से कठिन है ये, यानी उस बच्चे में समझ डेवलप करनी है। तो समझ के लिए आप क्या करेंगे, दो चीजों में अंतर करना बता सकते हैं, दो चीजों को जोड़ना बता सकते हैं, इंटरप्रेट करना बता सकते हैं, अनुवाद करना बता सकते हैं, प्रतिपादन करना बता सकते हैं, क्लासिफिकेशन करा सकते हैं, प्रेजेंट करवा दीजिए, डिमॉन्स्ट्रेशन करवा दीजिए, संकेत करवा दीजिए, कोई डिसीजन ले ले कि हम ऐसा काम आपको सौंप रहे हैं, कैसा रहेगा। तो ये थे हमारे बोध स्तर के उद्देश्य। तीसरा है प्रयोग स्तर, इसमें गणना करा सकते हैं, यूज करवा लीजिए, किसी चीज का प्रयोग करके बताएं। जैसे आपको बच्चे को सिखाना है कि ये जो पानी है वो खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तो आप क्या करेंगे, उस पानी को टेस्ट कराएंगे, या कोई फल है उसका स्वाद बताइए, तो वो चखेगा तब बताएगा आपको। पुस्तक है, पढ़ के बताइए कैसी है, उस चीज को खुद करें और उसके बाद आपको बताएं, और आप उसका इवेल्युएशन करेंगे, जांच करेंगे कि इसने जो बताया वो सही है या नहीं सही है। ये प्रयोग स्तर का, कुछ ना कुछ प्रयोग करके बस समझाइए। विश्लेषण स्तर में, विश्लेषण मतलब विभाजन करना, तुलना करना, किसी चीज की आलोचना करना, क्या इस पुस्तक से ये पुस्तक अच्छी है, इन सर से ये सर अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, क्लियर पढ़ाते हैं, इस विद्यालय की अपेक्षा उस विद्यालय का रिजल्ट अच्छा है, रैंक अच्छी है, मतलब किसी दो चीजों में आलोचना करना। डिस्क्रिमिनेशन, भेद कर सकते हो, किन्हीं कंबाइंड चीजों को अलग कर सकते हो, सेपरेट कर दीजिए। यानी एक मिक्स लिस्ट थी, उसमें से कुछ जनरल बच्चे थे, कुछ ओबीसी थे, कुछ एससी बच्चे थे, या लाइब्रेरी में जो पुस्तक है वो सारी मिक्सअप रखी हुई है, उनमें से आप क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज अलग करवा के रखवा दीजिए। इस तरह से आपने क्या किया, एनालिसिस करना सिखाया। संश्लेषण, संश्लेषण में आप वाद विवाद करवा सकते हैं, बच्चों को डिबेट करवा दीजिए। कंक्लूजन, कंक्लूजन निकालें, तो इसका रिजल्ट कैसा रहा, निष्कर्ष क्या है, जो आपने किताब पढ़ी इसका निष्कर्ष क्या है, या आपने जो ऐसे लिखा है उसका सारांश बताइए। जनरलाइजेशन करा सकते हैं, एक आपने बता दिया और बच्चे से कहें कि इसी तरह की आप दूसरी पोएम लेके आए,
इसी तरह से निबंध लिखें, इसी तरह से की कविता लेकर आए। तो ये आपकी विषय वस्तु है। संक्षिप्त करना, बहुत ब्रॉड में आपके पास कंटेंट है, उस कंटेंट में से आप क्या करेंगे, छोटा शॉर्ट करेंगे, मेन मेन चीजों को, अपनी उद्देश्य की पूर्ति जो कर रहे हैं उनको छटवाना सिखाइए और सेलेक्ट करवा सकते हैं। लास्ट बचा आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन में आपने क्या किया, बच्चे को डिसीजन लेना सिखाया, डिसाइड करिए। यानी कोई बच्चा है जो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछने आया है, तो मुझे वोकेशनल एजुकेशन के वोकेशनल एजुकेशन में कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, या मेरे को अब कौन सी स्ट्रीम लेनी है, किस सब्जेक्ट को मैं पढ़ूं तब मेरा करियर आगे बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप उसको बता देंगे और उससे कहेंगे डिसीजन तुम खुद लो। तो उससे उसके जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डेवलप होगी, मूल्यांकन करना वो सीख जाएगा। मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं, एक कंटिन्यूअस, एक अंत में। आपके जो एग्जाम के बीच में होते हैं ऐसे फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि आपके यूनिट वाइज रहता है, वो आपका रहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो सत्र के बीच में किया जाता है। समेटिव असेसमेंट ये सत्र के अंत में किया जाता है, जो सारी आपने होल एक्टिविटीज कराई या कंटेंट को पढ़ाया, उन सबके बाद में जो आपने इवैल्यूएशन किया। यही से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव के मूल्यांकन फॉर्मेटिव को किस मूल्यांकन के अंतर्गत रखा जाता है या समेटिव को। ये हर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य के उच्च स्तर का उद्देश्य बताइए, तो मूल्यांकन है। अंत में किया जाने वाला कार्य तो मूल्यांकन है। निम्न स्तर का उद्देश्य तो ज्ञान है, या उनको वो सीक्वेंस से लगवा लेंगे, इसके अलावा कोई नहीं पूछा जाता। एक और क्वेश्चन है यहाँ से, कौन सी विधि ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य के आधार पर निर्मित है, तो कौन सी है, रॉबर्ट मेगर। कब बनी है, 1962 में। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके दूसरा पक्ष है भावात्मक। भावात्मक पक्ष से संबंधित भी इन्होंने बताया, और ब्लूम की ही उद्देश्यों को वर्गीकृत किया, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्ययीकरण। विशेष तौर पर ज्ञानात्मक पक्ष के जो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण है, यही 6 उद्देश्य आते थे, लेकिन कुछ समय से आपके भावात्मक पक्ष से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है, जिसमें आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्ययीकरण, व्यवस्थापन या संगठन और चारित्रीकरण। तो यहाँ अंतिम जो उद्देश्य है उससे प्रश्न बनता है कि भावात्मक पक्ष में किस उद्देश्य के द्वारा बच्चों में चरित्र का निर्माण किया जाता है, तो अंतिम उद्देश्य है आपका चारित्रीकरण। क्लियर। या मूल्यों का निर्माण किससे करेंगे, तो तीसरा उद्देश्य है अनुमूल्यन, इससे करेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, रॉबर्ट मेगर की भावात्मक पक्ष से संबंधित क्रियाओं की सूची। तो यहाँ पहला है आग्रहण। आग्रहण में बच्चे को स्वीकार करना, किसी चीज को रिसीव करना। कैसे रिसीव करते हैं, लिसनिंग, सुनना, सुनना और ध्यान से सुनना। एक तो सुनना का मतलब है कि हमने सुना और छोड़ दिया, ध्यान से सुनना यानी आप कभी नहीं भूलेंगे। कथन करना, चयन करना और किसी चीज को नाम देना। आग्रहण में हम इन क्रियाओं को करते हैं। अनुक्रिया यानी कुछ न कुछ कार्य करना है आपको, रिस्पॉन्डिंग कार्य करना है, तो आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बच्चा उत्तर देगा। कथन कर सकते हैं, उसको बताएगा।
मैंने जो कथन दिए, यानी मैंने कुछ स्टेटमेंट दिए, उसमें वो आपको लिख कर या बोलकर या मौखिक रूप में आंसर देकर बता सकता है। लिस्ट बनवा लीजिए, उसमें बच्चा लिस्ट बनाएगा। चुनना, सेलेक्ट करना, लिखना, उन चीजों को लिखिएगा अपने पास, डायरी मेंटेन करवा दीजिए। स्कूल डायरी होती है, पर्सनल डायरी होती है। विकसित करना, टू डेवलप, कुछ नया काम विकसित करे, वो प्रोजेक्ट बनवाए, तो उन्हें कोई ना कोई मॉडल विकसित किया या रिकॉर्ड मेंटेन करवा लिया। तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ क्रिया करेगा या क्रिया करना आप उन्हें सिखा सकते हो। ये उद्देश्य जो है वो शिक्षक और छात्र दोनों के लिए ही, छात्र सीखेगा और टीचर सिखाएगा इन क्रियाओं के माध्यम से। नेक्स्ट है अनुमूल्यन, तीसरा है ये। अनुमूल्यन में जैसा कि आग्रहण में स्वीकार किया जा रहा था, यहाँ भी स्वीकार किया जा रहा है। प्रत्ययीकरण आग्रहण में भी था, यहाँ भी है। पार्टिसिपेट करा सकते हो, ये अलग है थोड़ा। डिसीजन लेना, इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना सीख जाएगा कि हमको सामने वाले को किस तरह से बात करनी है कि वो प्रभावित हो जाए, किस तरह से प्रेजेंट करना है किसी चीज को। विकसित करना और प्राप्त करना, अटेंशन, ये आपके अनुमूल्यन यानी वैल्यू स्थापित कैसे की जाएगी बच्चे में, किस तरह से उसको मूल्य शिक्षा दी जा सकती है। इस उद्देश्य से हम इस उद्देश्य का जो बच्चे में या छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन कर सकते हैं इन क्रियाओं को। नेक्स्ट है प्रत्ययीकरण, कॉन्सेप्चुलाइजेशन। प्रत्ययीकरण में है टू रिलेट, संबंध स्थापित करना, यानी एक चीज का दूसरी, एक विषय वस्तु का दूसरी विषय वस्तु के साथ क्या रिलेट कर सकते हैं, जोड़कर पढ़ा सकते हैं। अंतर करना, विषय वस्तु है जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, दोनों में क्या अंतर है, या इस कंटेंट से वो दूसरा कंटेंट अच्छा है। दो क्रियाओं में अंतर करना, दो वस्तुओं में अंतर करना, दो विधियों में अंतर करना, ये चीजें बच्चा सीख जाए। एनालिसिस कर सकते हैं, इसके लिए एनालिसिस कैसे करेंगे, अगर आपको पौधों के बारे में पढ़ाना है तो आप उसके पूरा पौधा लेंगे, समग्र शिक्षा, और पूरे पौधे को आप फिर उसके पार्ट, भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। भागों के बारे में बताएंगे, पहले लीफ के बारे में बताया, फिर पत्तियों के बारे में बताया, सॉरी जड़ के बारे में बताया, फूल के बारे में बताया, टहनियों के बारे में बताया, तनों के बारे में बताया। तो इस तरह से वो विश्लेषण करना सीख जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन, आप एक सजीव फूल ले आइए और बच्चों को दिखाइए कि ये देखो ये फूल है, आप इससे क्या समझते हैं, अब बताओ, तो आप उनसे निकलवा सकते हो। कंपेयर, तुलना करना सीख जाएंगे। पांचवा है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन यानी व्यवस्था करना किसी चीज की, संगठित करना किसी वस्तु की। जो हमारे पास विषय वस्तु है, कंटेंट है या अदर वस्तुएं हैं, वो सब दिख रही है, अब उनको सिस्टमेटिक करना है, कैसे करना है, या किसी प्रोग्राम की व्यवस्था करनी है, या किसी क्लास को अरेंजमेंट करना है, तो क्या कर सकते हैं आप, डिसीजन लेना, कोरिलेट करना, निर्धारित करना, डिटर्मिनेट, आप डिटरमाइन करेंगे, निर्धारित करेंगे कि ये बच्चा इस काम को कर सकता है, इस जगह पर प्रोग्राम होगा, ये वस्तु यहाँ रखी जाएगी, पर्टिकुलर उस चीज की जो है निर्धारण या निर्धारित जगह आप डिसाइड कर देंगे। सहचर स्थापित करना, एसोसिएट करना, आपको जैसे आपको मैथ पढ़ाना है, हिंदी से जोड़ या ग्रामर पढ़ानी है, हिंदी और इंग्लिश की दोनों की,
तो आप इस तरह से रिलेट करेंगे, एसोसिएट करेंगे, क्या उससे सहज संबंधित होकर सीख जाए बच्चा। चयन करना, टू सेलेक्ट करना, कंटेंट को, अच्छा कंटेंट क्या है उसे सेलेक्ट चयन करना सीख जाए, अच्छी वस्तुओं का चयन करना सीख जाए। उसके लिए आप मिक्स करके कुछ सही कुछ कम सही इस तरह से मिक्स देंगे और उसमें से छांटेंगे। जैसे आपने एक पैरा पढ़ाया और बच्चे से कहेंगे आप इसमें से 10 पॉइंट लिख कर लाइए, तो वो सिस्टमेटिक लिख के लाए। आपने उसको 10 कार्य दिए, तो आप इनमें से पहले कौन सा कार्य करेंगे, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, लिस्ट बनाइए, व्यवस्थित करिए। तो ये हुआ व्यवस्थापन। नेक्स्ट है चारित्रीकरण। ये सारे काम हमने क्यों किए थे, कि बच्चे में अच्छे चरित्र का निर्माण किया जा सके, अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सके। कैसे करेंगे, जो भी आप चाहते हैं उसे बच्चे में डेवलप करिए, उसके लिए आपको स्वयं करना है। रिसीव, जो बच्चे ने ग्रहण किया था, जो बच्चे ने लिया था, उसको आपने क्या किया, रिवाइज करना। आपने जो पहले कभी सिखाया था और अब बच्चे में डेवलप देखना चाहते हो, तो एक बार जो सिखाया था उसको आप समय समय पर रिवाइज कराते हैं। मैथ की गणना सिखाते हैं आप, ग्रामर सिखाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पहले आपने पढ़ा दिया लेकिन बीच बीच में आप रिवाइज कराते रहते हैं, रिवाइज टेस्ट लेते रहते हैं, उसका रिवीजन करने के लिए देते हैं। तो इस तरह से बच्चे में वो चीज विकसित हो जाती है। सेल्फ स्टडी के लिए जब कहते हैं तो वो रिवाइज ही करता है। टू फेस, उस कंडीशन को जब बच्चा फेस करेगा तब वो अधिक सीखेगा। परिवर्तन करना, चेंज, जो मटेरियल है उसको चेंज करवाइए, कि आप इस आदत को बदल दो। पहले वो बच्चा टीचर के पढ़ाने से पढ़ता था, अब उसमें आदत डेवलप हो गई, वो सेल्फ स्टडी करने लगा। पहचान करना, डिसीजन लेना और जांच, अपने कार्य की स्वयं जांच करें। हम लोग कहते हैं आपने जो काम किया है सेल्फ चेक करें, या एक बच्चा दूसरे बच्चे का कार्य चेक करता है। लास्ट में जब फाइनली दिखाना होता है तब वो टीचर से फाइनलाइज कराए। तो ये थी रॉबर्ट बेगर की भावात्मक पक्ष से संबंधित क्रियाओं की सूची। ये उद्देश्य है और सारी क्रियाएं मैंने एक्सप्लेन की। एग्जाम में कभी कभी इनको सीक्वेंस से लगाने के लिए कहते हैं कि इनमें से 3 या 4 एक साथ दे दी और 1-2 किसी और बताए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हल करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। आकलन उपकरणों के नाम बताइए। तो यहाँ आपको आकलन उपकरण जो मैंने पढ़ाए थे उसके नाम बताने हैं, किन्हीं 2 के 3 के बता सकते हो। मानकीकृत उपकरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ उनके भाग जो है आपको बताने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के प्रकार बताइए, तो ये आपको प्रकार बताने हैं कि कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के किन्हीं 2 उपकरणों के नाम बताइए। उपकरण मैंने बहुत सारे कराए। परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो ये परीक्षाएं मैंने जो कराई थी आपको, तो आपको यहाँ बतानी है कि 2 प्रकार की है, कि 3 की है, कि 5 की है। ये मैंने पिछली बार एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की संरचना कितने प्रकार से की जाती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो आपको इधर बताना है। मैं इनका आंसर नहीं बताऊंगी। बीएस ब्लूम द्वारा दिए गए उद्देश्यों का नाम बताइए। मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उनमें से आप इधर नाम बताएंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य के प्रवर्तक कौन थे, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को वर्गीकृत करने वाले प्रवर्तक का नाम देना है। भावात्मक उद्देश्य के प्रवर्तक का कौन है, उनका नाम बताना है। और ज्ञानात्मक उद्देश्य के कितने भाग हैं, यानी कितने उपवर्गों में उसको विभाजित किया गया है। तो ये थे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम आगे
से हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के विषय में अध्ययन किया और आई होप यू कि आपकी समझ में आया होगा। और समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए। आगे आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो जिस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।